Good morning, students. So this is video number 3 and the lesson is working of institutions. And our today's topic in this lesson is two houses of parliament. So since the parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the role and powers of the parliament in two parts. क्योंकि पार्लियामेंट किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, तो जो ज़्यादा बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि पार्लियामेंट को अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं. दे आर कोल्ड चैम्बर्स और हाउसेस. और पार्लियामेंट को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उनको या तो चैम्बर्स कहते हैं या फिर हाउसेस. वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. सो सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो दो हाउसेज में इसको डिवाइड किया गया है उसमें से एक हाउस ऐसा होता है जिसको कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, और वो उन लोगों की ओर से उन लोगों की बिहाफ पर जो पावर उनको मिलती है उसका यूज़ करते हैं. द सेकेंड हाउस इज़ यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शंस. और जो दूसरा हाउस होता है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और उनको कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल उनको कार्य दिए जाते हैं जो उनको करने होते हैं. द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स. सो सबसे प्रमुख कार्य जो उनका होता है सेकेंड हाउस का वो क्या है कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं और जो फेडरल यूनिट्स जिसको आप कह सकते हो, वहाँ के लोगों के जो हित के जो कार्य हैं, यानी कि वहाँ के लोगों के हित में कार्य हो रहे हैं या नहीं, ये उनको चेक करना होता है. इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज. सो हमारी कंट्री इंडिया में पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा. इंग्लिश में इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हिंदी में हम इसको राज्यसभा बोल देते हैं. एंड द हाउस ऑफ द पीपल और यू कैन से लोकसभा. सो पार्लियामेंट को इंडिया में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज राज्यसभा एंड सेकंड वन इज लोकसभा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे इंडिया में, जो वो पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है. अल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, परंतु वो किसी भी हाउस का कोई मेंबर नहीं होते हैं. दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. इसलिए क्या होता है कि जितने भी पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते हैं नए, या फिर कोई बिल जब पास किया जाता है उसको तभी माना जाएगा कि वो कानून बन गया है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी सहमति देते हैं या फिर साइन करते हैं. यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस. इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आप पहले क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं. फ्रॉम द चैप्टर 4 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस. सो जो हमारा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वाला लेसन था, इससे पहले इलेक्शंस के बारे में जो था उसमें हमने पढ़ा था कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं. लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज हैं अलग अलग, उनकी कंपोजिशन कैसी है उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा. सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जिनका हमने आंसर देना है. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. दोनों ही हाउसेज में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं. इनके जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम आपके 250 मेंबर्स हो सकते हैं और इस टाइम पे इंडिया में 245 होते हैं. इनमें से 233 जो हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और जो 12 हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. लोकसभा में मैक्सिमम आपके 550 हो सकते हैं मेंबर्स. राइट नाउ इंडिया में 545 हैं, जिनमें से 543 को इलेक्ट किया जाता है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के द्वारा, एंड जो 2 मेंबर्स प्लस हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं. सो हु इलेक्ट्स द मेंबर्स. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है. पीपल, यानी कि सिटीजन ऑफ द कंट्री.
और जो राज्यसभा के हैं उनको एमएलएज और एमपीज इलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स? सो राज्यसभा की जो लेंथ है ईयर्स की बात करें 6 ईयर्स है मैक्सिमम, और लोकसभा की 5 ईयर्स। कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इज परमानेंट? लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा को नहीं। सो विच ऑफ द हाउसेज इज मोर पावरफुल? इन दोनों हाउसेज में से ज्यादा पावरफुल कौन है? इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर समटाइम्स इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर। कई बार आपको लग सकता है कि राज्यसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसको अपर चैम्बर भी कहा जाता है, एंड लोकसभा द लोअर चैम्बर, और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जा सकता है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा को यदि अपर चैम्बर कह दिया है, अपर हाउस कह दिया है, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गई है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये केवल एक तरीका है उनको बोलने का, पुराने समय से जो चलता आ रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपर हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल हो। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के द्वारा राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर। परंतु ज़्यादातर मैटर्स में क्या होता है, लोकसभा की पावर जो है प्रिवेल करती है, वही ज़्यादा पावर का यूज़ करते हैं। तो हमें कुछ केसेस दिए गए हैं कि अलग अलग तरह के जब कानून बनाए जाते हैं किस हाउस के पास कितनी पावर होती है। सो नंबर 1 इज एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। कोई भी साधारण से रूप से जो कोई कानून बनाते हैं हम कंट्री में, वो दोनों ही हाउसेज से जो है पास होना चाहिए। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर। परंतु यदि दोनों ही जो हाउसेज हैं राज्यसभा और लोकसभा, उनके विचार आपस में ना मिलते हो, कोई मतभेद हो जाता है, तो क्या होता है, जॉइंट सेशन होता है, राज्यसभा और लोकसभा को इकट्ठा बुलाया जाता है और वहां पर जो सभी मेंबर्स हैं एक ही साथ इकट्ठा बैठ जाते हैं उस सेशन में। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। सो जब जॉइंट सेशन होता है, दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा बैठते हैं इकट्ठे मेंबर्स, तो वहां पर क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा आपने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लोकसभा का डिसीजन ही ज़्यादा वहां पर माना जाता है। फिर लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। अब यहाँ पर क्या था कि ऑर्डिनरी बिल की बात की थी हमने, ऑर्डिनरी लॉ की बात की थी, परंतु यदि मनी मैटर की बात करें तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any other money related law, the राज्यसभा cannot reject it। यदि लोकसभा ने एक बार किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, किसी भी मनी से रिलेटेड कोई कानून है उसको पास कर दिया, तो राज्यसभा उसको जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती है। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट फॉर 14 days, बाय 14 days। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, उस जो बजट तैयार किया है, फिर कोई जो लॉ बनाया है, मनी से रिलेटेड कानून बनाया है, उसको 14 डेज के लिए जो है डिले कर सकती है और सजेस्ट चेंजेस इन इट, या फिर कुछ सुझाव दे सकती है इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाएं। द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। सो यहाँ पर भी लोकसभा के पास चॉइस है कि राज्यसभा ने जो चेंजेस सुधार करने के लिए जो सुझाव दिए हैं उनको माने या ना माने। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोकसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है कंट्रोल करती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। केवल वही व्यक्ति जिसको लोकसभा में मेंबर्स की मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ लोगों का फेवर मिलता है, वही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। इफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यदि आधे से ज़्यादा मेंबर्स लोकसभा के ये कह दें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उनमें उनको विश्वास नहीं है, सो ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। तो यदि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है पास हो जाता है एक बार, तो प्राइम मिनिस्टर को जो है वहाँ पर अभी क्विट करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है सभी मिनिस्टर्स के साथ। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। सो राज्यसभा में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला पॉइंट लागू नहीं होता है। सो देन वी हैव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, वो होता क्या है।
डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? जो ऑफिस मेमोरेंडम के साथ हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, क्या आपको उसके बारे में याद है? वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। हमने देखा था जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उस डिपार्टमेंट के जिन्होंने उस पर लास्ट में साइन किए थे, वो डिसीजन उनके द्वारा नहीं लिया गया था। ही वॉज ओनली एक्सिक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। वो तो केवल क्या कर रहे थे कि किसी दूसरे के द्वारा जो पॉलिसी डिसीजन लिया गया था उसको केवल वो एक्सिक्यूट कर रहे थे। वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन। और हमने ये भी देखा था कि उस डिसीजन को लेने में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल रहा था। बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा। परंतु हम ये भी जानते हैं दैट कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते थे यदि उनको लोकसभा की सपोर्ट ना मिलती तो। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एक्सिक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट। सो इस सेंस का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ने पहले वो डिसीजन लिया है, उनको सपोर्ट किया, और केवल प्राइम मिनिस्टर तो उनकी जो विशेज थी, उनकी इच्छाएं थी, उनको एक्सिक्यूट कर रहे थे। Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people. तो हमने देखा कि अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शनरीज होती हैं जो कि डे टू डे डिसीजन निर्णय लेती हैं, परंतु वो सुप्रीम पावर का प्रयोग नहीं करते हैं लोगों के बिहाफ पर। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। सो इस तरह के लोग जो डायरेक्टली लोगों की ओर से पावर का यूज नहीं कर रहे होते हैं, उनको सभी को इस तरह की फंक्शनरीज को मिलाकर हम एक नाम देते हैं, द एग्जीक्यूटिव। दे आर कोल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। उनको एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको ये ड्यूटी दी गई होती है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उनको लागू करना है आगे। दस When we talk about the government, we usually mean the executive. इसलिए जब भी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ अप्लाई कर दी है, इट मीन्स हम एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव। सो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो दो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। One that is elected by the people for a specific period is called political executive. वो लोग जिनको कि जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है, उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। सो बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं बड़े बड़े, वो इस कैटेगरी में ही आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाले। इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सेकेंड कैटेगरी जो हमारी है परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाली, उसमें लोगों को चुना जाता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। और जो सिविल सर्विसेज में काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। अब देखिए पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव हैं वो तो कुछ समय बाद ऐसा चांसेस है कि बदल सकते हैं, परंतु जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे गवर्नमेंट बदल जाए, चाहे रूलिंग पार्टी बदल भी जाए, फिर भी वो वहीं पर एज इट इज कार्य करते रहते हैं। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं और डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के जो प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनको चलाने में उनकी हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको। So can you recall the role of political and non-political executive in the case of the office memorandum? So office memorandum जिसके साथ हमने लेसन बिगिन किया था, क्या उसके केस में आप बता सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स कौन थे? तो आप देख सकते हो वहाँ पर जिन लोगों ने डिसीजन लिया था और जो जॉइंट सेक्रेटरी जिन्होंने उसको एक्सिक्यूट किया था, सो वो एक्सिक्यूटिव थे वहाँ पर। यू माइट आस्क Why does the political executive have more power than the non-political executive? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है अभी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको कुछ समय के लिए चुना जाता है और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो तो लगातार बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों होती है फिर? तो वाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स? सिविल सर्वेंट्स की अपेक्षा में मिनिस्टर्स के पास ज़्यादा पावर क्यों होती है?
The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. अब देखिए सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो क्या होता है, फॉर्म अप्लाई करते हैं, टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर उनकी नौकरी मिलती है, वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर जैसे होते हैं. सो सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट की, अपने फील्ड की. द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर. देखिए क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स बनते हैं, मतलब जो एमपीज बनते हैं, उनको बाद में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, सो फाइनेंस मिनिस्टर को इतनी नॉलेज नहीं अपने फील्ड की जितना कि वहाँ पर उनको एडवाइज करने वाले लोग हैं उनकी, यानी कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स की. समटाइम्स द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटल अबाउट टेक्निकल मैटर्स दैट कम्स अंडर देयर मिनिस्ट्री. और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है जिन मिनिस्टर्स को वो मिनिस्ट्री मिली है, डिपार्टमेंट मिला है, उनको उसके बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल ना हो. दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक, तो ऐसा बिल्कुल आसानी से हो सकता है किस तरह की मिनिस्ट्रीज में, जैसे कि डिफेंस है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, एट्सेट्रा. वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स. सो जब मिनिस्टर्स को इसकी नॉलेज है ही नहीं अपने डिपार्टमेंट्स की इतनी ज़्यादा, तो उनको जो है ज़्यादा पावर क्यों होती है, बाद में उनका ही क्यों सुनवाई की जाती है, उनका डिसीजन क्यों प्रिवेल करता है. The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. The minister is elected by the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. So देखिए क्या है, डेमोक्रेसी में एक बात कही जाती है कि लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है. सो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर है, वो लोगों के बिहाव पर पावर का यूज़ करते होते हैं. शी इज़ फाइनली एंसरेबल टू द पीपल, क्योंकि उनको लोगों को जवाब देना होता है फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन. उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके जो परिणाम निकलेंगे, चाहे अच्छा है बुरा, वो जवाबदेह होते हैं जनता के लिए. दैट इज़ वाई मिनिस्टर्स टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस. इसलिए जो बड़े बड़े डिसीजन आखिरकार लिए जाते हैं वो मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं. द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसीज शुड बी मेड. सो मिनिस्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है पूरा फ्रेमवर्क और उनके उद्देश्य क्या हैं जिनके बारे में डिसीजन लेना है और पॉलिसी बनानी है. द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ मिनिस्ट्री. ना ही तो मिनिस्टर एक्सपर्ट होता है और ना ही हम आशा कर सकते हैं कि वो एक्सपर्ट होगा जो मिनिस्ट्री उसको दी गई है. द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल द टेक्निकल मैटर्स. तो मिनिस्टर को जब नॉलेज नहीं अपने फील्ड की इतनी ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, जो उनकी मिनिस्ट्री के अंडर में जो काम कर रहे होते हैं एक्सपर्ट लोग, उनसे वो एडवाइस लेते हैं. बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शंस. लेकिन वो जिन लोगों से सलाह लेते हैं उनके पास अलग अलग तरह की सलाह होती है, सो अलग अलग तरह के उनके पास ऑप्शंस रख देते हैं वो. डिपेंडिंग ऑन वट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स. अब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था, वो कैसा था. उसके अकॉर्डिंग जो उनको अलग अलग एडवाइसेस मिली हैं, रिकमेंडेशंस मिली हैं, फिर उनकी इच्छा होती है कि उनमें से वो किसको पिक करते हैं और क्या डिसाइड करते हैं. एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट. सो एक्सपर्ट लोग डिसीजन नहीं लेते हैं. जो लोग पूरी पिक्चर को समझ सकते हैं, जो पूरा अपना विजन, जिन्होंने टारगेट सेट किया है, उनके द्वारा ही बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं. सो नाउ वी हैव प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर अपने आप में क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए. येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. हालांकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं. हमने क्या है, एमपी को चुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, फिर वो जो पार्टी है उनकी, जो वो सभी मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर का नाम रख देते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेजिडेंट. बट द प्रेजिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स. परंतु प्रेजिडेंट की मर्जी नहीं है कि जो भी उनको पसंद आए वो उनको अपॉइंट कर दें प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में. द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. सो प्रेजिडेंट किनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, या तो जो मेजोरिटी में पार्टी आई है या फिर जो गठबंधन से पार्टी बन के आई है, उनमें से ही एक किसी मेंबर को लोकसभा का जो प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा के मेंबर में से प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं.
In case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. So कई बार देखिए कैसा होता है, कैसी कंडीशन पैदा हो सकती है कि किसी पार्टी या किसी गठबंधन वाली पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। सो उस स्थिति में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जिस पार्टी का सदस्य है या जो पार्टी की संभावना है कि ये मेजोरिटी में आ सकती है, उनमें से किसी एक मेंबर को जो है प्रेसिडेंट चुन देते हैं, या प्राइम मिनिस्टर चुन देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, और प्राइम मिनिस्टर का कोई ये नहीं है कि 5 वर्ष का समय है, उनका कार्यकाल जो है फिक्स नहीं होता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द कोलिशन। वो लगातार तब तक पावर में बने रहेंगे, तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक उनको पार्लियामेंट में मेजोरिटी की सपोर्ट मिलती रहेगी। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी देखिए क्या गया कि अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेकर बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं। फिर द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। और ये जो मिनिस्टर्स बनते हैं ज़्यादातर सामान्य तौर पर क्या होता है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है या फिर जो गठबंधन करके मेजोरिटी बनाई है उनमें से ही बनते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बने रहते हैं, जितने भी एमपी हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है कि उनमें से किसी को भी चुन सकता है मिनिस्टर वो। समटाइम्स ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। और देखिए कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई व्यक्ति जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का वो भी मिनिस्टर बन सकता है। बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। परंतु जैसे ही वो मिनिस्टर बना दिया गया है, उसके 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी जो है एक मेंबर बन के इलेक्ट होकर वहां पर आना होता है। सो देन वी हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। अब देखिए क्या है कि सपोज करें जैसे इंडिया में 545 एमपी हैं, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। उनमें से क्या होगा, अब आगे जो हमारे मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्रीज, वो उनको दी जाएंगी। सो इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। तो लगभग हमारे यहाँ पर बताया कि 60 से 80 अलग अलग मिनिस्टर्स बन सकते हैं। इसके लिए देखिए एक रूल होता है कि जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें से केवल 15% लोगों को ही मिनिस्टर बनाया जाएगा। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो 80 सपोज करें, हम मान के चलते हैं कि 80 बन गए हैं। अब जो 80 मिनिस्टर्स हैं सभी के पास इक्वल पावर नहीं है, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सपोज करें हम उनको 20-20 के 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सो सबसे पहले जो 20 हैं वो मोस्ट पावरफुल रहेंगे, उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। सभी को 80 को मिलाकर हमने क्या बोला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब उनको भी आगे डिवाइड कर देते हैं हम। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। सो देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या है, रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सामान्य तौर पर क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी ओर से कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इकट्ठा होते हैं और डिसीजन लेते हैं कोई। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस तरह से क्या हुआ, सपोज करें कि 3 रिंग्स हम बना देते हैं। सबसे अंदर वाली न्यूक्लियस वाला जो पार्ट होगा जैसे एटम में होता है, सो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इट कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। सो लगभग इसमें 20 मिनिस्टर्स होते हैं। सो नेक्स्ट हम मान के चलें, सपोज करते हैं कि नेक्स्ट के जो 20 मिनिस्टर्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं परंतु उनके पास जो चार्ज, उनके पास जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है, और सामान्य तौर पर क्या होता है उनको छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज दे दी जाती हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। और वो कैबिनेट की मीटिंग में तभी आते हैं जब उनको विशेष रूप से कभी बुलाया जाए तो। थर्ड टाइप के जो लास्ट के सपोज करें हमारे 20 बच गए, वो क्या है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इनको ऐसे कोई ज़्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं दी गई होती है, डिपार्टमेंट नहीं मिले होते हैं। इनको क्यों चुना जाता है, दे आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो टॉप 20 लीडर्स बताए हैं उनके साथ ही इनका कार्य जुड़ा होता है और उनकी हेल्प करते हैं कामकाज करने में। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स।
देखिए, क्योंकि सभी लीडर्स के लिए, सभी मिनिस्टर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार प्रैक्टिकल नहीं है कि इकट्ठा हों डेली कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में ही लिए जाते हैं, यानी कि जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं उनके द्वारा ये डिसीजंस लिए जाते हैं। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए क्या होता है, कई बार कई देशों में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसको दूसरे नाम से बोल दिया जाता है, क्या, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ही लिया है। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरी वन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। अब देखिए क्या होता है कि मिनिस्टर्स हो सकते हैं, उनके अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं, उनकी विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, परंतु क्या होता है, सभी को ही जो कैबिनेट ने मिलकर डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन को मानना होता है। No minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. कोई भी मिनिस्टर जो है कैबिनेट का, वो गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को जो है आलोचना नहीं कर सकता और ना ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट के डिसीजन की आलोचना कर सकता है। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। हर एक मिनिस्ट्री में कुछ सेक्रेटरीज होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। द सेक्रेटरीज provide the necessary background information to the ministers to take decisions. So secretaries क्या करते हैं, जो आवश्यक बैकग्राउंड के लिए उनको जो भी डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है जानकारी की, वो मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। सो पूरी कैबिनेट को एक टीम के फॉर्म में सहायता मिलती है कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स। उसमें बहुत से सिविल सर्वेंट्स, सीनियर सिविल सर्वेंट्स शामिल होते हैं। who try to coordinate the working of different ministries, जो कि कोशिश करते हैं अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके कार्य जो हैं तालमेल से चलते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।